चलो स्टार्ट। ठीक है, तो लेंजिस लॉ थोड़ा सा तुम लोग देख लो पहले कि लेंजिस लॉ क्या है, क्योंकि फिर तुम लोगों को समझ आना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। तो लेंजिस लॉ क्या था, मैं बिल्कुल जल्दी जल्दी रिपीट कर दूंगा। लेंजिस ने क्या बोला कि अगर इस तरह से हम लोग एक कॉइल लें और उस कॉइल पर गैल्वेनोमीटर लगा लें, ठीक है, और एक बार मैग्नेट लें, इस तरह से एक बार मैग्नेट लें, ठीक है, बार मैग्नेट लें। तो लेंजिस ने क्या बोला, लेंजिस से पहले जो हम लोगों का फैराडे आया उसने क्या बोला, जो तुम लोगों ने फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखी आज, उसने क्या बोला कि अगर इस बार मैग्नेट को हम लोग इस तरफ मूव करवाएंगे, ठीक है, इस तरफ मूव करवाएंगे, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट विल चेंज एंड ईएमएफ विल प्रोड्यूस इन दिस कॉइल। अब ईएमएफ तो पैदा हो जाएगी, लेकिन ईएमएफ का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब समझ लो कि जैसे कोई एनर्जी आ गई इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट करवा देगी, ठीक है, मतलब करंट चलना स्टार्ट हो जाए। पर अब इस पर फैराडे की स्टेटमेंट से ये क्लियर नहीं हुआ कि करंट इस तरफ चलेगा कि करंट ऐसे चलेगा, मतलब डायरेक्शन नहीं बताई उसने, किसने, फैराडे ने। तो फिर लेंजिस जो था ना उसने डायरेक्शन बताई थी, उसने बोला था डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोज द कॉज व्हिच प्रोड्यूस इट, ठीक है। तो कॉज क्या था, उसको अपोज करेगा। तो देखना क्या होता है कि जैसे ही बार मैग्नेट को हम लोग इस तरफ मूव करेंगे तो इस एंड पर नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये लेंजिस ने बोला, ठीक है। क्यों बनेगा, क्योंकि अगर नॉर्थ और नॉर्थ बनेगा दोनों साइड, तो नॉर्थ और नॉर्थ क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपेल करने का मतलब क्या हो गया, रोकना हो गया। और रोकने को हम लोग बोलते हैं अपोज करने लग पड़ा। किसको अपोज करने लग पड़ा, कॉज को, जो इस पर प्रोड्यूस कर रहा था ईएमएफ। क्योंकि ईएमएफ पैदा करने का कॉज क्या है, इस बार मैग्नेट का इस तरफ मूव करना, ठीक है। तो बार मैग्नेट का इस तरफ मूव करना, उसको रोकने के लिए इधर नॉर्थ पोल बना दी ताकि नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करें। अब इधर बात समझना कि इधर हम लोग बोले कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कैसे जुड़ा हुआ है। तो क्या हो रहा है कि जैसे इस बार मैग्नेट को हम लोग इस तरफ लेकर आ रहे हैं, इधर नॉर्थ पोल बन रहा है, नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और टू ओवरकम दिस रिपल्सन क्या करना पड़ेगा। अगर मान लो दो चीजें रिपेल कर रही है, लेकिन अर्जुन का काम है कि उसको इस तरफ लेकर आना है, तो अर्जुन को क्या करना पड़ेगा, अर्जुन को जोर लगाना पड़ेगा थोड़ा, है ना। तो उसको हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल वर्क, ठीक है, काम करना पड़े। तो हम लोग क्या बोलेंगे, टू ओवरकम दिस रिपल्सन वी हैव टू डू सम मैकेनिकल वर्क, एंड दैट मैकेनिकल वर्क विल चेंज इन इलेक्ट्रिक फॉर्म इन दिस सर्किट। फिर हम लोग का ये बन जाएगा कि जब ये दूसरे के क्लोज आएंगे तो रिपल्सन होगी, और उस रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए हम लोगों को कुछ काम करना पड़ेगा, और वो ही काम जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इधर से हम लोग बोल देंगे कि ये ही रिलेशन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। मतलब कंजर्वेशन एनर्जी क्या होती है, वन फॉर्म टू अनदर। तो बोलने का मतलब ये बन गया कि जो हम लोगों ने एनर्जी लगाई इस बार में इनको इस तरफ करने में, वही बदल गई इस तरफ। तो ये उसका सिस्टम बन गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ लेंजिस लॉ का। बात आ रही समझ? तो थोड़ा सा लिख लेते हैं कि बोर्ड में लिखते हो तुम लोग लिख लेना, ठीक है। इसी के ऊपर लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो पता ना तुम्हें, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये आप लोग डेफिनेशन लिख लेना सबसे पहले। फिर इस पे आ जाएगा कि अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ। सो लेंजिस लॉ की डेफिनेशन उसकी भी है, पर बाद में बताता हूँ, कल बता दी मैंने। अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ, ये लिख लेना, ये लेंजिस लॉ। अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ, डायरेक्शन ऑफ induced EMF is such that it will oppose the cause which produce it. Direction of induced EMF is such that it produce it. So
when we will move bar magnet towards the coil, द राइट एंड ऑफ द बॉल, राइट हैंड में जिसको बोल रहा हूँ इसको राइट हैंड बोल देते हैं, इसको लेफ्ट, ठीक है। अगर ऐसे रख दे तो अपर हाफ और लोअर हाफ भी बोल देते हैं, इसको बोलते हैं राइट हैंड, है ना। सो व्हेन वी विल मूव बार मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, द राइट एंड ऑफ कॉइल will behave as north pole, and there will be repulsion, ठीक है। तो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा तो रिपल्सन होगी, एंड टू ओवरकम दैट रिपल्सन some mechanical work has to done, and that mechanical work will convert into electrical energy। आगे बात समझ कि वो मैकेनिकल वर्क जो हम लोगों को करना पड़ा टू ओवरकम दिस रिपल्सन विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इधर से क्या बन गया, इधर से ये बन गया कि जी ये जो एनर्जी बन रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो मैकेनिकल एनर्जी की कन्वर्जन है, तो बन गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ। अब सेकंड केस क्या आता है, इसी के साथ आता है कि अगर इस डायग्राम पे, ठीक है, इस तरह का डायग्राम एक और लेना, ठीक है, और बार मैग्नेट को अगर दूर लेकर जा रहे हैं, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, अगर दूर लेकर जा रहे होंगे तो क्या होगा, लेंजिस लॉ क्या करता है, लेंजिस लॉ फिर से क्या करेगा, अपोज करेगा ना कॉज को, विच विल प्रोड्यूस इट। तो अब इस पर ईएमएफ पैदा होगी जब इस बार मैग्नेट को दूर लेकर जाएंगे, लेकिन ईएमएफ क्यों पैदा होगी, ईएमएफ इसलिए पैदा होगी क्योंकि बार मैग्नेट दूर जा रहा है। तो लेंजिस लॉ क्या बोलता है कि इट विल अपोज द कॉज विच प्रोड्यूस इट। तो इस पर इस तरह से बार मैग्नेट, इस तरह से पोल बनेंगे कि ये बार मैग्नेट दूर ना जा सके, तो दूर ना जा सके तो ये नॉर्थ और साउथ होगा, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करेंगे। सो इस पर लिख लो, सो व्हेन बार मैग्नेट विल मूव away from coil, and bar magnet move away from coil, right end of coil will become, right end of coil will become south pole, and it will start attracting bar magnet, ठीक है, it will start attracting bar magnet। और फिर क्या होगा, and to overcome that force of attraction, देख लो, to overcome that force of attraction, some mechanical work we have to do, and that mechanical work convert into electrical energy। So to overcome the attraction, we have to do some mechanical work, सर लास्ट दो लाइन to overcome
to overcome that force of attraction, to overcome that force of attraction, to overcome that force of attraction, we have to do some mechanical work, and that work will convert into electrical energy, and work will convert into electrical energy, which means one form of energy is converting into another form. ठीक है, तो ये हम लोगों का बन जाता है लेंज लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या रिलेशन है, तो इस तरह से आ जाता है, ये रिलेशन आ जाता है. ठीक है, तो क्लियर होगी ना बातें. हाँ, तो जो नेक्स्ट हम लोग स्टडी करने वाले हैं, अभी नेक्स्ट स्टडी करेंगे हम लोग लेंजिस लॉ का जो फाइनल स्टेटमेंट थी, वो बताओ क्या थी, बताओ. लेंजिस लॉ की फाइनल स्टेटमेंट क्या थी? Sir, the direction of induced current in a circuit is such that the opposed द कॉज विच प्रोड्यूस इट ना. इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं लिखा था कल हम लोगों ने. तो देखो लेंजिस लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्म थी वो क्या थी कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है दैट इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी. ठीक है, ये तो तुमने फैराडेज में पढ़ लिया है. ठीक है, एन डी फाई बाई डी. बस लेंजिस लॉ ने नेगेटिव लगा दिया. Direction. Oppose of charge. हाँ, negative sign shows that the direction of induced EMF is opposing. Will produce in such a way that it will oppose the cause which produce it. तो मतलब ये बता रहा है कि cause को oppose करेगा जो produce करेगा. लग रहा पता? तो अब मेरे को ये बताओ कि EMF किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है इस फॉर्मूले से? Magnetic field current and magnetic flux. देखो EMF आपकी डिपेंड कर रही है N के ऊपर, N के साथ डायरेक्ट रिलेशन है ना. देखो, और फाई के ऊपर डिपेंड कर रही है. कर रही नहीं कर रही? बोर्ड चेंज करना पड़ेगा, तो वो बनाना है इस बोर्ड की होगी एज. ठीक है जी. सो नेक्स्ट आप लोग लिख लो कि लिखवाते हैं, पर इस स्टेटमेंट को देखो कि जो ईएमएफ है, दिस ईएमएफ कौन सी ईएमएफ है? ये इंड्यूस्ड ईएमएफ. ये डिपेंड कर रही है ये लेंजिस लॉ. ठीक है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना वो डिपेंड कर रही है, ईएमएफ डिपेंड्स ऑन एन के ऊपर, है ना. और एन क्या है? दिस नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल. ठीक है, जो कॉइल उसकी नंबर ऑफ टर्न्स है, एंड फाई के ऊपर. दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फाई के ऊपर है ना, एंड फाई दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. ठीक है, डी फाई बाई डी. इन दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. अच्छा, फ्लक्स, ये जो फाई है ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? Current. Magnetic field या current. Magnetic. राइट. बी ए. ठीक है, फाई का फॉर्मूला था ना वी ए कॉस थीटा था. वी ए कॉस थीटा. फाई का फॉर्मूला क्या था? फाई इज इक्वल टू वी ए कॉस थीटा. तो जो फ्लक्स है वो फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन, इस फ्लक्स जो है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? बी के ऊपर, ए के ऊपर और थीटा के ऊपर. तो बी क्या है? बी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस.
बी दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और ए क्या है, एरिया ऑफ द कंडक्टर बोल देते हैं, ठीक है, या एरिया ऑफ द सरफेस ले लो। ठीक है, और सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर कौन सा, जो मैग्नेटिक फील्ड से पास कर रहा है, और थीटा क्या है, थीटा आप लोग ओरिएंटेशन ले लो, ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस ऑफ, ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस ऑफ कंडक्टर। देखो ये बात बड़े अच्छे से समझना आप लोग कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डिपेंड कर रही है आपकी नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के ऊपर। जो फ्लक्स है वो डिपेंड कर रहा है तीन बातों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो जो फ्लक्स का चेंज होना वो इन तीन के ऊपर ही डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का चेंज होना जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फैराडेज लॉ में, क्योंकि फैराडेज लॉ ने वही बोला कि जी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करो ईएमएफ पालो, है ना, तो वो तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फैराडेज लॉ में। ठीक है, फिर तुम लोगों का ये जो ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस ऑफ कंडक्टर है ना, ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये एसी जनरेटर करके आगे आएगा, उस पर डिस्कस करेंगे। ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस ऑफ कंडक्टर का मतलब है थीटा से, ठीक है, थीटा से, थीटा का मतलब है एंगल बदल दो, और एंगल कैसे बदलने हम लोगों ने, जैसे इस तरह से था ना, इस तरह से सरफेस है कोई, तो इसको घुमाएंगे तो फ्लक्स भी बदलता चलता है ना, जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर से आ रही तो इस टाइम मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम है, जैसे इसको रोटेशन स्टार्ट करो फ्लक्स के लिए चेंज होती है, तो फ्लक्स चेंज जो है वो ओरिएंटेशन से भी होता है, ये ओरिएंटेशन करवा रहा हूँ उससे फ्लक्स चेंज हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज करने से होता है, बार मैग्नेट मान लो मैंने, ये कंडक्टर है मेरा, ये बार मैग्नेट है, कंडक्टर को स्टेशनरी रखा, बार मैग्नेट को दूर किया, पास किया, तो उससे भी फ्लक्स चेंज हो जाता है। ये बढ़ चुके हैं, ये ओरिएंटेशन वाला आगे आएगा, लेकिन एक आ रहा तुम्हारा एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, कि जो सरफेस जो मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से आ रही है तो सरफेस को मूव करो ऐसे ऐसे, इसके अलग अलग वेज में पढ़ेंगे हम लोग। तो मतलब सरफेस को घुमाने से भी फ्लक्स पैदा हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्रिएट कर रहा है सोर्स है उसको मूव करने से फ्लक्स पैदा हो जाता है। और थर्ड बात आ गई, सरफेस को ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में मूव करें या ऐसे जैसे भी चलाओ उसको तो भी फ्लक्स बन जाता है। तो किसी सरफेस को जब हम लोग मूव करते हैं तो उसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, और ये टॉपिक है मोशनल ईएमएफ क्या होती है। मोशनल ईएमएफ क्या होगी, मोशनल से आपका मोशन, ठीक है, तो मोशन का मतलब क्या होता है, चलना, तो किसी कंडक्टर के चलने की वजह से जो ईएमएफ पैदा हो जाती है, ठीक है। सो टॉपिक इज मोशनल ईएमएफ, लिख लो मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ मोशनल ईएमएफ। और मोशनल ईएमएफ पे हम लोग फर्स्ट जो केस स्टडी करने वाले हैं इम्पोर्टेंट है आराम से, ठीक है। मोशनल ईएमएफ में क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर, ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस्ड in conductor by moving conductor, EMF will be produced in conductor by moving conductor in magnetic field। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट केस देखना बड़ा इंपॉर्टेंट बातें आने वाली है, अच्छे समझना। क्या करते हैं हम लोग, इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेते हैं, ठीक है, इतनी सी काफी है। ये क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। क्रॉस का मतलब क्या होता है,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर जा रही हैं। इनटू द प्लेन, ठीक है, और डॉट लगाओ तो आउट ऑफ द प्लेन, इस टाइम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड। और करने क्या वाले हैं हम लोग, एक लूप लेने वाले हैं। सपोज करो ये मेरी कोई लूप है, कंडक्टर आ गया एंड ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो और इसको डी मान लो। करंट आया कि नहीं आया उसका पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर लगा लेते हैं, दिस इज गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ठीक है जी। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, इसी सेटअप को, ठीक है, ये पिक्चर वन है, यही है डायग्राम, फिर से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और इस कंडक्टर जिसकी लेंथ ये वाली आप लोग L मान लें, इसको मूव करवाने वाले हैं, क्योंकि मोशनल ईएमएफ में मूव करवाना है, तो मूव करवाएंगे इसको विद वेलोसिटी v से, ठीक है, इसको मूव करवाने वाले हैं विद वेलोसिटी v से। समझ में आ रहा है डायग्राम क्या है? तो जैसे इसको मूव करवाया विद वेलोसिटी v से, तो क्या होगा, इस तरफ चलेगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आउट आ जाएगा, तो मान लो ये आउट आ गया इस तरफ, सेम डायग्राम है, ठीक है, ये मैंने जब वेलोसिटी से इसको मूव किया उसके बाद ये इस तरफ आ गया, आउट आ गया, और जैसे आउट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज करेंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज की तो गैल्वेनोमीटर ने करंट दे दिया, तो एरो थोड़ा स्ट्रेट था और बदल दिया हमने, करंट दे दिया, और आउट कितना आया उसको हमने मान लिया डेल एस, ठीक है, डेल एस क्या है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस लूप और दिस कंडक्टर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है इसकी, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, डेल एस डिस्प्लेसमेंट हुई, तो ये आपका एल है। तो अब मेरे को ये बताओ कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, दैट इज बी ए कॉस ऑफ थीटा, थीटा कितना होगा इस केस में थीटा कितना, 90 नहीं होगा, थीटा क्या जीरो होगा, क्योंकि थीटा आपका क्या होता है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इसका जो एरिया वेक्टर अगर निकालोगे तो वो भी इनसाइड होगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इनसाइड है, तो 0 डिग्री, तो थीटा होने वाला है 0 डिग्री, और फाई कितना आने वाला है, बी ए कॉस 0, और cos 0 1, सो फाई इज इक्वल टू बी, तो फ्लक्स इतना आ गया। अब ए क्या है, ए इज द एरिया, है ना, फाई इज इक्वल टू बी है, तो एरिया कितना चेंज हुआ, चेंज कौन सा एरिया हुआ, ये तो यूनिफॉर्म पे था, ये वाला एरिया चेंज हुआ जो बाहर निकला, ये पता नहीं समझ, ठीक है, तो ये एरिया कितना होगा, लेंथ इनटू विड्थ, सो लेंथ इज L एंड विड्थ इसकी डेल एस, सो फाई इज इक्वल टू बी एंड L इनटू डेल एस, ठीक है जी। तो ये हम लोगों को मिल गया फ्लक्स, लेकिन काम क्या करने वाले हैं हम लोग, ईएमएफ पैदा करने वाले हैं, और जो ईएमएफ है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, ईएमएफ इज इक्वल टू n d phi by dt, तो n आप लोग कोई जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स एक ही चलिए अभी, सो n इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, या फ्लक्स अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, रेट ऑफ चेंज में तुमने अटकना, इसको फाई बाई टी भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा फ्लक्स था तो थोड़ा सा टाइम फाई बाई टी, और इसको तुम लोग लिख लो, फाई की वैल्यू क्या है, वी एल डेल एस बाई टी, डेल एस क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम क्या होता है, सर क्या, velocity, so this means induced EMF is equal to VLV because this del S over T is velocity, लग रहा पता। तो अगर किसी कंडक्टर को इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर मूव करवाएं, ठीक है, तो उसके ऊपर EMF पैदा हो जाती है, और कितनी पैदा होती है, VLV, ठीक है। अगर तुम्हें करंट पैदा करना हो तो कर सकते हो तुम लोग, हाँ, करंट का फॉर्मूला होता है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, dq/t, वो भी होता है ना, V is equal to IR, Ohm's law, I is equal to V over R, so V क्या होता है, पोटेंशियल, और ये EMF भी पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी सेम है, so current I will be equal to V over R,
और v की वैल्यू कितनी है, दैट इज e ओवर r एंड e मींस VLV V over R is I. ना बस यही है, v ओवर r कुछ नहीं लगा। बताइए तो ये आर्टिकल क्या बना हम लोगों का, लिख लो आर्टिकल का नेम तुम लोग लिख लो, दैट इज इंड्यूस्ड EMF by changing the effective area of coil by moving it in magnetic field. This is induced EMF by changing effective area of coil in uniform magnetic field. बोलो लगा पता, ठीक है। बस मैथ हम लोग का ये आ गया, डाउट तो नहीं इसमें, क्लियर होगी ना बात है, कुछ नहीं है, बस इसको मूव किया है, फाई का फॉर्मूला लगा दिया, BA एरिया पता कर लिया है, एरिया की डेल S इंटू L किया है, और फिर आपने इसको EMF करने के लिए फ्लक्स को टाइम से डिवाइड किया है, टाइम से डिवाइड किया तो डेल S ओवर T आपका वेलोसिटी बन गया। ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, BLV, ठीक है। और फिर उसको करंट बनाने के लिए R से डिवाइड कर दिया, क्योंकि इंड्यूस्ड EMF जो है वो पोटेंशियल है। क्लियर बात है। तो बुक में आज तो Q upon T तो सकता है सर किसी बुक में I is equal to Q over T होता है, लेकिन चार्ज कहाँ दिया पता नहीं, अगर चार्ज होता ना तो वो फॉर्मूला लगा, I is equal to Q over T भी होता है करंट मॉडल में, पर हमने देखना ना पता क्या है, हमें पोटेंशियल पता है, फॉर्मूला ये लग गया। ये तो मेन ये है कि क्या चीज पता है। सेकंड हम लोग क्या करते हैं, सेकंड हम लोग करते हैं मोशन, इसको जो कंडक्टर होता है उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर ही मूव किया जाता है। क्या जो कंडक्टर होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर ही मूव किया जाता है। इसमें क्या किया, इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आउट ले लिया, कंडक्टर मूव किया है। हाँ कंडक्टर मूव किया, मोशनल EMF समझ रहे हो, क्योंकि मोशन दी है कंडक्टर को, इसलिए मोशनल EMF बोल रहे हैं। एक और मेथड है वो, उसमें क्या करेंगे तो देखो अभी, उसमें हम लोग क्या करेंगे, कंडक्टर को मूव करेंगे और कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आउट नहीं लेकर जाएंगे, इसमें तो आउट लेकर गए, उसमें आउट नहीं लेकर जाएंगे, फिर भी उस पर EMF पैदा हो जाएगी, और वो क्यों होगी देखना आप लोग, काफी इंटरेस्टिंग है और मजेदार है केस। तो इसमें क्या करने वाले हम लोग, सेकंड मोशनल EMF कैसे पैदा करेंगे देखना। क्या किया, एक फिर से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन ली, ठीक है, ये, और मान लो ये मेरा कंडक्टर है, देखना इंटरेस्टिंग है, क्या आता है ऊपर। अब इस पर कंडक्टर के अंदर क्या क्या होता है, कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे और इक्वल होंगे, हर चीज के अंदर होते हैं, न्यूट्रल होता है। और आप लोगों को ये पता है कि अगर मान लो इसके अंदर एक पॉजिटिव, दो पॉजिटिव मान लो, दो नेगेटिव है, इसको कई सारे दो पॉजिटिव और नेगेटिव मान लो, इस कंडक्टर को प्लेस कर दिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन में। आप लोगों को ये फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्यू वी वी पता होगा, क्या है, कोई चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है जब वो किसी वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो, तो ये चार्ज आ गया, कंडक्टर के अंदर चार्ज है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ गई, Q आ गया, V आ गया, कमी किसकी है, v की, अगर ये वेलोसिटी पकड़ ली इन्होंने तो फोर्स लगेगी। तो अब क्या होगा, इसको मूव करवाएंगे इस तरह वेलोसिटी, इसको कंडक्टर मूव किया तो क्या इसकी भी वेलोसिटी v होगी, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की होगी। जैसे मान लो कार के अंदर आप लोग बैठे हुए हो, बस में बैठे हो, तो चल तो बस रही है, लेकिन उसके अंदर जो सवारियां बैठी हैं, जो तुम लोग बैठे हो, वो भी
देखो बस के रिस्पेक्ट में रेस्ट में, लेकिन बाहर से देखे तो तुम्हारी भी तो वेलोसिटी है ना, तो सेम वे से ये कंडक्टर वेलोसिटी पे आएगा तो चार्जेस भी वेलोसिटी होगी इनकी v, और जैसे ही वेलोसिटी इनके पास आ गई तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और फोर्स इस तरह से एक्सपीरियंस करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस एंड की तरफ जाएगा तो नेगेटिव दूसरे एंड की तरफ जाएगा। सामने पता है कि एक पॉजिटिव नेगेटिव उल्टी है तो फोर्सेस इनको उल्टी लगती है, ठीक है। तो राइट हैंड पाल्म रूल से भी आप लोग इसको पता कर सकते हो, है ना, और प्रीवियस यूनिट्स में डिस्कस किया है कि कैसे डायरेक्शन पता करते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव ऊपर गया नेगेटिव नीचे गया तो ये तुम्हें सेल की तरह भी लग रहा है, सेल में होता है पॉजिटिव नेगेटिव, और सेल में क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो चार्ज चलना स्टार्ट कर देते हैं। इसका मतलब अगर ऐसा हो गया तो चार्ज चलना शुरू हो गई, तो करंट बनना शुरू हो गया। तो अगर किसी कंडक्टर को मूव करें तो उस पर मोशनल ईएमएफ इस तरह से भी पैदा की जाती है, लेकिन इसको देखना 2-3 वे से क्या है। अब क्या होगा, ये तो मैंने 2 बोला, मान लो इसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज इधर है, मान लो, तो अब उस नेगेटिव को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी कि तू इस तरफ चल, क्योंकि बाकी 2 भी इसने उस तरफ फेंके नेगेटिव इस तरफ, तो वो कौन सी फोर्स लगेगी एफ ऑफ एम, और कितनी लगेगी QBB, ठीक है सेकंड्स में। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव तो चाहिए, 2 पॉजिटिव पड़े 2 नेगेटिव पड़े, ऐसे कई सारे होंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। अगर एक तरफ प्लेट में पॉजिटिव चार्जेस हो, एक तरफ नेगेटिव हो, कैपेसिटर बन रहा होता है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, आ जाओ बस, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो सेम वे से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में F ओवर Q, F इज इक्वल टू QE आ रही है यार। इसका मतलब फर्स्ट यूनिट से इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर होता है तो उसके ऊपर एक और फोर्स लगती है, कौन सी, F ऑफ E वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दैट इज इक्वल टू QE। जिसको नहीं पता लिख लो, फर्स्ट यूनिट है वैसे, F इज इक्वल टू QE। तो इसका मतलब इसके ऊपर एक और फोर्स लगेगी इस तरफ, F ऑफ E इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जो बड़ा होगा वो इसको खींच कर ले जाए। अगर मैग्नेटिक फोर्स बड़ी हुई तो ये चला गया नीचे, अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स ज्यादा बड़ी हुई तो चला जाएगा ऊपर, पहली बात है। लेकिन इस चीज को इस तरह से देखो आप लोग, सबसे पहले कौन सी फोर्स लग रही थी, इलेक्ट्रिक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो थी नहीं स्टार्टिंग में, है ना, जब इसको वेलोसिटी से मूव किया इलेक्ट्रिक फील्ड तो थी नहीं, सिर्फ चार्जेस थे और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से F ऑफ M ही थी स्टार्टिंग में। तो F ऑफ M लगने की वजह से मैंने एग्जांपल के तौर पर बताया कि 2 ऊपर चलेगी 2 नीचे चले, एक और आया तो इसके ऊपर पहले लगेगी F ऑफ M, फिर उसके बाद F ऑफ E भी लगेगी। लेकिन ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि F ऑफ M विल बी इक्वल टू F ऑफ E होगी, और जब ऐसा होगा तब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा, फ्लो का स्टार्ट होना बंद हो जाएगा, ये रुक गया, दोनों साइड बराबर लग रही है। तो ये आ गई आप लोगों की इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ठीक है। ये बात आ रही है ना सबको समझ, दिस इज कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा जी, तो F ऑफ M की वैल्यू हम लोग डाल देते हैं। F ऑफ M कितना होता है, दैट इज QBB एंड F ऑफ E इज QE। देखो Q से ये कट गया, V is equal to E, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन V is velocity। अब तुम लोगों को ये रिजल्ट याद है, E is equal to minus dV over dr, ये पोटेंशियल और इसके बीच रिलेशन डिस्टेंस का पोटेंशियल का। तो ये जो है ना R, ये लेंथ होती है चार्जेस के बीच में। तो इधर तुम लोगों ने ये जो चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों के बीच की लेंथ लेनी है, और वो लेंथ होगी इक्वल टू दिस कंडक्टर, और इस कंडक्टर की लेंथ हम लोगों ने अज्यूम कर लेनी है कि L है, ठीक है। तो एक रिलेशन तुमने और साथ में रखना है अपने, और वो रिलेशन क्या है
कि E is equal to, as we know, E is equal to V over मैग्नीट्यूड बोलेगा, E is equal to V over L इस केस में याद रखना है, ठीक है। तो आप लोग E की जगह वैल्यू डाल दो, दिस V is equal to V over L। एक चीज याद रखना, ये जो V है ना ये पोटेंशियल है, ठीक है। इसको डेल V कर देता हूँ, कंफ्यूज ना जाओ। दिस इज पोटेंशियल, फर्स्ट यूनिट में है पोटेंशियल, ठीक है। तो इसको डेल V कर देता हूँ, ठीक है। और पोटेंशियल को इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बोल रहे हैं हम लोग, है ना। पोटेंशियल को इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बोल रहे हैं हम लोग, तो इसको डेल V को मैं डेल E भी लिख सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, डेल E कर देता हूँ। पता नहीं समझ, क्योंकि B भी दो इकट्ठी हुई कंफ्यूजन होगा ना। समझ आ रही ना बातें क्या है। और डेल E क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, चाहे डेल लगाओ चाहे ना लगाओ, ठीक है। V को E लिख लो, कंफ्यूजन है तो नहीं, क्लियर है ना बातें। यस सर, यस। तो E की वैल्यू तुम लोग पता कर लो, E is equal to एंड BLB। अच्छा BLB, हाँ यस। पिछले केस में क्या आया था, यही आया था। तो बोलने का मतलब है, चाहे मैं उसको पुराने सिस्टम की तरह चलाऊं, इसकी तरह चलाऊं, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी आएगी, VLB। और करंट फिर से पता करना होगा, डिवाइड कर देना R से, करंट पता लग जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज को एक और वे से समझना, एक बात यही समझ क्या हुआ है, इसी चीज को इस तरह से समझो। आर्टिकल ही करना है, लिख लिया ना तुमने, आर्टिकल है। तो इस चीज को तुम इस तरह से देखो कि मैंने किया वर्क, कब किया वर्क, जब मैंने इस कंडक्टर को वेलोसिटी से मूव करवाया, ठीक है। मैंने किया वर्क, और कितना वर्क किया, कैसे पता करेंगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू, बोलो डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तुम्हें ये क्लियर होगी बात, यस सर। तुमने कंफ्यूज होना, इसको इसी वे से ले लो, ठीक है। थर्ड वे में आ जाओ। थर्ड वे है हम लोगों का कि रोटेशन से ईएमएफ कैसे पता करेंगे, कि अगर रोटेट करें इसको तो कैसे ईएमएफ पैदा होगी, ठीक है। वो मेथड है। अच्छा, क्या इसको पिछले मेथड की तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फाई वाले से सेम रिजल्ट फाई की तरह भी निकल जाएगा, फ्लक्स पता करके ना। अगर फाई पता करना तो फाई क्या था, BA है ना। तो फाई इज इक्वल टू B। एरिया कैसे पता करोगे तुम लोग, मान लो इसको वेलोसिटी V से मैंने मूव किया, तो एरिया कैसे पता करोगे बताओ। एरिया ब्रेथ इनटू लेंथ इनटू ब्रेथ ना, और करके बताओ, लगाओ दिमाग, करो ट्राई। और थर्ड मेथड तुम लोगों का आ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कंडक्टर बाय रोटेशन। सारी किस तरह की ईएमएफ पैदा हो रही है, मोशनल ईएमएफ। समझ आ रही बातें क्या हो रहा है। देखो फैराडे ने क्या बोला था, फैराडे ने बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मूव करो। जब एक्सपेरिमेंट स्टडी कर रहे थे ना, तो हम लोग सिर्फ बार मैग्नेट को घुमाने जा रहे थे, ऐसे दूर कभी नजदीक, और फिर बोलते थे कि करंट आ गया। लेकिन मोशनल ईएमएफ में क्या देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फिक्स्ड है, उससे कोई लेना देना, उसको नहीं ला रहे, बस हम कंडक्टर को लगे रहना है, ठीक है। तो उससे पता है। अब हम लोग करने वाले हैं रोटेशन। तो रोटेशन पे फिर से मान लो ये मेरा है कंडक्टर, ऑफ लेंथ है, ठीक है। हाँ, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, ये लाइन कर, ये कंडक्टर है, थोड़ा बड़ा करके दो। एक्चुअली डायग्राम तुम कंफ्यूज ना हो ये, ठीक है। और इसकी क्या करनी है, रोटेशन। तो ये ऐसे घूमेगा, रोटेशन है ना, ठीक है। मान लो ये पॉइंट है आपका P, इसको मान लेते हैं Q, और सपोज करो थोड़ी देर पहले इधर था R में, थोड़ी देर पहले ये कंडक्टर ऐसे था R पे, और तुमने रोटेशन दे दी इसको, ऐसे घूम रहा है, जब ऐसे घूमे, हाँ रोटेशन का मतलब घूमना। तो पहले ऐसे था और फिर इधर से Q पे पहुंचा, ऐसे कंडक्टर था और रोटेशन स्टार्ट की, तो एंगल आया ना, कोई एंगल आने पास, ठीक है। तो फ्लक्स फाई कितना होता है, VA, हाँ, और एरिया कितना ट्रेवल किया इसने, एरिया, ये PQR एरिया पता कर सकते हो क्या है, PQR
रेक्टेंगल की ट्राइंगल? ट्राइंगल। ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे पता करते हैं? हाफ Half इनटू of बेस Base इनटू into height. सो 5 इनटू ए क्या है? दैट इज एरिया ऑफ पी क्यू आर, राइट? ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है ना बात? सो एरिया मैं अलग से थोड़ा बता देता हूँ कि एरिया ऑफ पी क्यू आर कैसे पता करना है आपने। ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर कैसे पता करेंगे? हाफ बेस, ये है जी बेस आपका, ठीक है? और ये बेस कितना हुआ? जितना कंडक्टर की लेंथ है, और कंडक्टर की लेंथ दैट इज एल मान लीजिए। तो बेस हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अब देखो, अब लोग बोलोगे सर सर्कल में कैसी हाइट? तो ये एक्चुअल में क्या होता है, क्यू से आर में बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल होगा, ऐसे करके थोड़ा सा, पूरा नहीं। जब पूरा था तो फिर हाइट नहीं लगती है, तो लेकिन ये थोड़ा सा हुआ तो ये हाइट की तरह इसको कंसीडर कर सकते हैं। हाइट का मतलब है क्यू आर। तो क्या आप लोग क्यू आर पता कर सकते हैं? तो ट्राइंगल में अगर एंगल और एक साइड पता हो तो बाकी साइड पता की जा सकती है। तो जो क्यू आर है आप लोगों का, वो आप लोगों को पता कर लोगे आप लोग, थीटा इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस, है पता? ओवर रेडियस। और आर्क क्या है आपकी? क्यू आर। थीटा इज इक्वल टू क्यू आर ओवर रेडियस। सो क्यू आर कितना आ गया? थीटा इनटू आर। सो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाइट क्या है? क्यू आर। और क्यू आर हाइट किसकी कराई? थीटा, दैट इज एंगल, एंगल इज हियर अल्फा। कंफ्यूजन तो चल रही है? अल्फा, इधर अल्फा ले रहे ना, और अल्फा को किससे माइन, एंगल को किससे? रेडियस से। और रेडियस कितना है इधर इसमें? एल। क्रॉस से कंफ्यूज मत करो। लगा पता? क्या बन गया? एरिया का हाफ, दिस इज बेस, और हाइट क्या है? अल्फा एल। लग रहा है पता? तो अब इस एरिया को डाल दो, तो फाई इज इक्वल टू बी ब्रैकेट स्टार्ट 1/2 अल्फा एल इंटू एल, एल स्क्वायर, ठीक है? लेकिन हम लोगों का काम है ईएमएफ पता करना। और ईएमएफ क्या होती है? डिवाइड करना पड़ेगा फ्लक्स को टाइम से, पाई/टी। इसको जैसे तुम लोग डिवाइड करोगे तो 1/2 v अल्फा एल स्क्वायर डिवाइड बाय टी। अल्फा क्या है? एंगुलर, Angle between motion. Angle. Motion. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूँ उसको मैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही हुई ना, आर से क्यू तक की उसकी डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं क्यू से आर बोलूँ तो इसको लीनियर बोल दूंगा, लेकिन एंगल की फॉर्म में बोलूंगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई। तो मैं इसको क्या बोल दूंगा? दैट इज E इज इक्वल टू 1/2 v एल स्क्वायर, v एल स्क्वायर अल्फा बाई टी। अल्फा क्या होता है मेरा भी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम क्या होता है? सर डिस्प्लेसमेंट ओवर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है? दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज एंगुलर वेलोसिटी व्हिच मींस ओमेगा, ठीक है? सो दिस विल बी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी एंड दैट इज ओमेगा। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू 1/2 b l स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? b l स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो जो हम लोगों का आंसर बन जाएगा, ठीक है? समझा रहे हैं दोबारा? सर वो जहाँ से आपने एरिया लिया ना आपने, देखो जी, सारा बता रहा हूँ बड़े आसान भाषा में, सिंपल साधारण शब्दों में, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है? ईएमएफ पैदा करी, कैसे पैदा की? रोटेशन से पैदा की। फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू बी, बी पहले से जूम किया, यूनिफॉर्म बी रखा। मेन बात आती है एरिया की। तो सबसे पहले हमने माना पी से आर तक है हम लोगों का कंडक्टर, फिर इसने मोशन स्टार्ट की इधर से, कुछ टाइम के बाद क्यू पे पहुंच गया। सो ये आर से क्यू पहुंच गया, ठीक है? तो इसको, इस एरिया को हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना एरिया इसने कवर किया। ट्राइंगल है, ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो ये एरिया देखो, हाफ बेस इसका ये, और हाइट पे आप लोगों को दिक्कत आ रही है, ये है हाइट क्यू आर,
ठीक है। सो क्यू आर देखो, थीटा इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस, तो इधर थीटा क्या है, अल्फा है ना एंगल, ये +1 का फॉर्मूला राइट राइट, प्लस 1 का आर इनटू रेडियस, रेडियस इज एल, लग रहा पता। तो बस वही किया, हाफ बेस और ये हाइट है, तो क्या बन गया 1/2 अल्फा एल स्क्वायर, ठीक है। और फिर क्या बन गया, और फिर टी से डिवाइड किया, जैसे टी से डिवाइड किया तो अल्फा बाई टी इज इक्वल टू ओमेगा, बस इतना याद रखो, अल्फा बाई टी इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर क्यों कर दिया, अल्फा बाई टी इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर, अल्फा बाई टी इज इक्वल टू ओमेगा, क्योंकि अल्फा आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दे तो एंगुलर वेलोसिटी बन जाती है। तो सिर्फ आप लोगों को दो बातें याद रखनी है मोशनल ईएमएफ में, अगर रोटेशन कर रहे हो आप, न्यूमेरिकल पे होता है, रोटेशन कर रहे हो तो आप लोगों का फॉर्मूला 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा लगनी, ठीक है। और ऐसे क्या लगना है, ऐसे बी एल वी लगना है जब लीनियर मोशन है। देखो बी और एल तो कॉमन ही है, बस इधर थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, एल स्क्वायर ओमेगा/2, ओमेगा इसलिए आ रहा है क्योंकि एंगल पे बात हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी आ रही है, इधर लीनियर वेलोसिटी तो वी पे बात हो रही है, क्लियर हुई बात है। तो ये था हम लोगों का मेथड, जिस पर हम लोगों ने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, और उसका लेंजिस लॉ के साथ रिलेशन, और सेकंड क्या पढ़ा हम लोगों ने, मोशनल ईएमएफ, और कैसे मोशनल ईएमएफ पैदा की जाती है, 3 मेथड पढ़े, इंपॉर्टेंट है सारा, क्लियर है ना सबको, ठीक है।